हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मेथड होता क्या है, मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, मेथड के कितने टाइप्स होते हैं और सारे टाइप्स को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। सारे टाइप्स का लाइव प्रोग्राम हम बनाएंगे और समझेंगे कि मेथड का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर मेथड्स, यानी कि मेथड्स होता क्या है। तो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो यानी कि मेथड इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है। यानी कि अगर आप एडिशन के लिए मेथड बना रहे हैं तो वो सिर्फ एडिशन का ही काम करेगा, अगर आप सब्सट्रैक्शन का मेथड बना रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन का ही काम करेगा। यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए ही यूज किया जाता है। इट अलाउज कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि मेथड बनाने का हमारा मेन पर्पस यही होता है कि आप कोड रीयूजेबिलिटी करें। यानी कि एक बार हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उस मेथड को जितनी बार चाहे उतनी बार हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन ब्रेक अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉलर चंक्स, यानी कि बड़े बड़े प्रोग्राम को हम स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान के चले कि हमारे पास फेसबुक का एप्लीकेशन है, तो उस फेसबुक के एप्लीकेशन में बहुत सारे हमारे पास फीचर्स है, जैसे मैसेज, फ्रेंड्स, रील्स। तो हम ऐसा कर सकते हैं, रील्स के लिए कहीं अलग कोड हमने लिख लिया, फ्रेंड्स के लिए कहीं अलग कोड लिख लिया, मैसेज के लिए कहीं अलग कोड लिख लिया और सबको बाद में हम मर्ज कर देंगे। तो यानी कि इस मेथड के थ्रू आप बड़े प्रोग्राम्स को बहुत सिंपल सिंपल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। इट इंक्रीजेस कोड रीडेबिलिटी, यानी कि इस मेथड के थ्रू हम कोड रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 2000 लाइंस का कोड है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उस प्रोग्राम में हम अलग अलग फीचर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें कि मैसेज के लिए कौन सा कोड है और चैटिंग के लिए कौन सा कोड है या फ्रेंड्स के लिए कौन सा कोड है। लेकिन अगर आपने यही प्रोग्राम अलग अलग मेथड्स में लिखा है तो हमारे लिए रीड करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो मेथड के थ्रू आप कोड रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि इट इंक्रीजेस कोड रीडेबिलिटी। अब देखिए मेथड को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। यू कैन ओनली क्रिएट अ मेथड विद इन अ क्लास। सबसे पहली बात कि मेथड को हम बनाते कहां पे हैं, तो मेथड को हम हमेशा क्लास के अंदर ही बना सकते हैं। There are a total 6 components including in a method declaration, यानी कि मेथड डिक्लेरेशन में पूरे के पूरे 6 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हमें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड, और ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू मेथड्स। अब बात करते हैं सिंटेक्स की। तो जो मेथड का सिंटेक्स होता है वो सबसे पहला होता है एक्सेस मॉडिफायर, फिर मॉडिफायर, फिर रिटर्न टाइप और मेथड नेम और फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो यहां पर और उसके बाद रिटर्न वैल्यू या एक्सप्रेशन। तो यहां पर जो वैल्यू और एक्सप्रेशन है वो हमारा डिपेंड करता है रिटर्न टाइप के ऊपर। अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है तो वैल्यू या एक्सप्रेशन जो भी होगा वो इंटीजर में होगा। अगर रिटर्न टाइप वॉइड है तो यहां पर रिटर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमारे पास रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो यहां पर वैल्यू और एक्सप्रेशन स्ट्रिंग होगा। अब इसमें से कुछ चीजें हैं जो कंपलसरी है और कुछ चीजें हैं जो कि ऑप्शनल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास बिग ब्रैकेट है, तो जो जो चीजें बिग ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, यानी कि एक्सेस मॉडिफायर, मॉडिफायर, ये क्या है, ये हमारे लिए ऑप्शनल है। उसके बाद फॉर्मल आर्गुमेंट्स, फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी ऑप्शनल होता है। वैल्यू एक्सप्रेशन अगर पास नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, यानी और अगर आप रिटर्न टाइप पूरा का पूरा नहीं लिखते हैं तभी कोई इशू नहीं है, यानी कि सारी की सारी चीजें ऑप्शनल है। लेकिन रिटर्न टाइप और मेथड नेम ये कंपलसरी है। चलिए अब देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर मेथड्स में। तो चलिए अपने सिंटेक्स को हम मेथड से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो जो हमारा जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो पब्लिक होता है यहाँ पे, यानी कि एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास बहुत सारे हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, हम आगे चल के देखने वाले हैं। मॉडिफायर्स हमारे पास भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, नेटिव, ट्रांजिएंट, वोलाटाइल। और रिटर्न टाइप यहाँ पर वॉइड हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। और ये हमारा मेथड नेम यानी कि मैन हमारा मेथड नेम होता है, ये प्रीडिफाइंड मेथड नेम है। और उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स है जो कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स है। अब देखिए हमने मेथड में सारे के सारे कंपोनेंट्स को कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी दिया है, कुछ टर्म दे रखा है। जैसे मान के चलिए अगर आपको मेथड नेम और फॉर्मल आर्गुमेंट्स साथ में कहीं यूज करना है तो हम उसे डायरेक्टली बोल सकते हैं मेथड सिग्नेचर। यानी मेथड सिग्नेचर का मतलब होता है मेथड नेम प्लस फॉर्मल आर्गुमेंट्स। अगर आपको एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड सिग्नेचर कहीं पे यूज करना है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, मेथड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद मेथड डिक्लेरेशन प्लस मेथड बॉडी, यानी कि पूरे के पूरे मेथड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेथड डेफिनेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेथड नेम प्लस फॉर्मल आर्गुमेंट्स, ये क्या बोलेंगे इसे, मेथड सिग्नेचर। और
एक्सेस मॉडिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड फॉर्मूला आर्गुमेंट्स, यानी कि मेथड सिग्नेचर, इसे हम क्या बोल सकते हैं, मेथड डिक्लेरेशन। और अगर मेथड डिक्लेरेशन और मेथड डेफिनेशन यानी कि मेथड बॉडी दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, मेथड डेफिनेशन। अब कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास कि वेयर कैन वी क्रिएट अ मेथड, यानी कि मेथड को हम कहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वी कैन क्रिएट अ मेथड ओनली इनसाइड अ क्लास ब्लॉक, यानी कि मेथड को सिर्फ और सिर्फ क्लास ब्लॉक के अंदर ही हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मेनी मेथड कैन वी क्रिएटेड इनसाइड अ क्लास, अब एक क्लास के अंदर कितने सारे मेथड बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ मेथड इनसाइड अ क्लास, यानी कि एक क्लास में हम जितने भी चाहें उतने मेथड्स बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कैन वी क्रिएट और डिजाइन मेथड इनसाइड एनी अदर मेथड और इनसाइड मेन मेथड, क्या आप किसी मेथड के अंदर या मेन मेथड के अंदर दूसरा मेथड बना सकते हैं। तो नो, वी कैन नॉट क्रिएट मेथड इनसाइड एनी अदर मेथड, वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, यानी कि अगर आप किसी भी मेथड के अंदर दूसरा मेथड या कोई भी ब्लॉक बनाते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कंपाइल टाइम एरर। अब देखिए ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द एक्सेस टाइप ऑफ द मेथड, यानी कि हमें बताता है कि आप मेथड को कहां तक एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है। द अबव सिंटैक्स इज द यूज ऑफ पब्लिक, यानी कि इससे पहले हमने देखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, इससे पहले हमने मेन मेथड देखा था जो कि पब्लिक हुआ करता था। अब हम और भी सारे स्पेसिफायर्स यानी कि एक्सेस मॉडिफायर्स देखने जा रहे हैं, यानी कि एक्सेस मॉडिफायर को आप एक्सेस स्पेसिफायर भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो देखते हैं पब्लिक होता क्या है। तो पब्लिक का मतलब होता है यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी क्लासेस, यानी कि किसी भी क्लास से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि किसी भी क्लासेस से, किसी भी पैकेज से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट भी हमारा मॉडिफायर ही होता है, और जैसा कि आप नाम देख रहे हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट का मतलब होता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ आप क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी मेथड प्राइवेट है तो उसे सिर्फ और सिर्फ हम उसी क्लास में यूज कर सकते हैं, बाहर कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। अब प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि आप प्रोटेक्टेड, कोई भी मेथड अगर प्रोटेक्टेड होता है तो आप उसे सेम क्लास में तो यूज कर ही सकते हैं, यानी और सेम पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, और साथ साथ दूसरे पैकेज में अगर आप यूज करना चाहें तो वहां पर सब क्लासेस के थ्रू आप दूसरे पैकेज में उसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफॉल्ट की। तो डिफॉल्ट जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ आप सेम पैकेज में यूज कर सकते हैं, पैकेज के बाहर उसका यूज करना पॉसिबल नहीं है। और डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसे डिफॉल्ट मॉडिफायर बना देगा। अब नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, तो मॉडिफायर आर द कीवर्ड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेथड, यानी कि मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये चेंज करने का काम करता है और उसके बिहेवियर को बदलने का काम करता है। जैसे कि तो यहां पर हमारे पास कुछ मॉडिफायर्स हैं जैसे स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, सिंक्रोनाइज, वोलाटाइल, ट्रांजिएंट, नेटिव। तो आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फाइनल का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, और अगर हमारा मेथड स्टैटिक है तो उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम आने वाले क्लासेस में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, तो रिटर्न टाइप इज द data type which specifies or tells what type of data is given back to the caller of the method once the execution is completed, यानी कि अगर हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो हम जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं उसे कॉल्ड मेथड बोलते हैं, और जिस मेथड के अंदर से कॉल कर रहे हैं उसे हम कॉलर मेथड बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कोई मेथड हमने बनाया और उस मेथड को हम मेन मेथड से कॉल कर रहे हैं, तो मेन मेथड को कॉलर मेथड बोलते हैं, और जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं उसे हम कॉल्ड मेथड बोलते हैं। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि रिटर्न टाइप ये बताता है कि आपको कौन सा डेटा सेंड करना है अपने कॉलर मेथड के पास। वो आगे चल के हम प्रैक्टिकली इसे समझने वाले हैं, अभी बस आप थ्योरी के लिए समझने का कोशिश कीजिए। जैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे हम पूरी तरह से समझ जाएंगे कि रिटर्न टाइप होता क्या है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। We can mention void as the return type if the method returns no value। अगर हमारा मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली void मेंशन कर सकते हैं। आगे चल के क्लियरली देखने वाले हैं कि रिटर्न टाइप होता क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, कैसे यूज करते हैं। A return statement causes the program control to transfer back to the caller of the method, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि हमारे कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है कॉलर मेथड के पास। यानी कि जैसे हमारे पास कोई मेथड है ऐड नाम का और उसमें कोई रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न क्या करेगा, वो कंट्रोल को सेंड कर देगा मेन मेथड के पास, अगर आप मेन मेथड से उस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो।
हमारे पास 3 प्रकार के रिटर्न टाइप्स हैं, तो जिसमें से हम पास कर सकते हैं, यानी कि वी कैन रिटर्न वॉइड, प्रिमिटिव टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। अगर वॉइड होगा तो हमें कुछ रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रिमिटिव टाइप हो रहा है तो वी कैन रिटर्न बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड कैर बुलियन। अगर आपका रिटर्न टाइप नॉन प्रिमिटिव है तो वहां पर हम रिटर्न कर सकते हैं एनी क्लास नेम, एरे और स्ट्रिंग। अब मेथड कॉल स्टेटमेंट क्या होता है? द स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू कॉल अ मेथड इज नोन एज मेथड कॉल स्टेटमेंट। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम मेथड को कॉल करते हैं उसको मेथड कॉल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जैसा कि देखिए यहां पर सिंटेक्स है, आपको मेथड नेम लिखना है और एक्चुअल आर्गुमेंट्स लिखना है। तो मेथड नेम और एक्चुअल आर्गुमेंट्स आगे चल के हम देखेंगे कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होता है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स इज नथिंग बट अ वैल्यू और वेरिएबल व्हिच वी कैन राइट एट द टाइम ऑफ मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट, और अ मेथड विल गेट एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। यानी कि मेथड कभी भी एग्जीक्यूट तभी होगा जब आप उसको कॉल करते हैं। तो वी कैन कॉल अ मेथड विद द हेल्प ऑफ मेथड कॉल स्टेटमेंट। तो किसी भी मेथड को हम मेथड कॉल स्टेटमेंट से कॉल करते हैं। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन कि मेन मेथड भी तो मेथड है, लेकिन मेन मेथड को तो हम कॉल करते नहीं है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? तो मेन मेथड को इंटरनली जेवीएम कॉल करता है, और जेवीएम के कॉल करने के बाद ही हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। यानी कि मेन मेथड को हमारा जेवीएम कॉल करता है। जैसा कि हमने देखा था कॉलिंग मेथड और कॉल्ड मेथड के बारे में। तो कॉलिंग मेथड होता है, तो कॉलिंग मेथड क्या होता है? द मेथड व्हिच इज ट्राइंग टू कॉल अनदर मेथड इज नोन एज कॉलिंग मेथड, यानी कि कॉलर। जैसे कि मेन मेथड के अंदर आपने किसी और मेथड को कॉल किया है तो वो आपका कॉलिंग मेथड हो जाएगा, यानी कि कॉलर मेथड। और कॉल्ड मेथड क्या होगा? द मेथड इज बीइंग कॉल्ड बाय कॉलर इज नोन एज कॉल्ड मेथड। और आपने कोई दूसरा मेथड बना रखा है, उस मेथड को आप कहीं और कॉल कर रहे हैं तो उसे हम कॉल्ड मेथड बोलेंगे। तो चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के मेथड्स हैं। तो हमारे पास 2 प्रकार के मेथड्स हैं बेस्ड ऑन आर्गुमेंट्स, एक नो आर्गुमेंट्स मेथड और दूसरा पैरामीटराइज मेथड। तो अब आने वाले क्लासेस में हम सीखने वाले हैं कि नो आर्गुमेंट्स मेथड क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं, और पैरामीटराइज मेथड क्या होता है और उसे कॉल कैसे करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मेथड के बारे में। तो मेथड होता क्या है? तो सबसे पहले तो मेथड के बारे में हमने देख लिया था कि मेथड इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड इट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो यहां पर एक कैलकुलेटर नाम से क्लास बना लेते हैं, कैलकुलेटर। अब इस कैलकुलेटर में करना क्या है कि हमें कुछ मेथड्स बनाना है। चलिए यहां पर एक मेथड्स बना लेते हैं, जिस मेथड्स का नाम होगा हमारा एडिशन। और मेथड बनाने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स होता है एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद नॉन एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप और मेथड नेम। तो मेथड नेम ले देते हैं ऐड, और ये हमारा पैरेंथेसिस। अब ये ओपन क्लोज, इसके अंदर क्या करेंगे कि 2 नंबर ले लेते हैं, या सबसे पहले प्रिंट करा देते हैं कुछ। देखिए ये हमारा एक ऐड नाम से मेथड बन गया, उसके अंदर हमने सिर्फ एडिशन नाम एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है। अगर इस प्रोग्राम को आप रन कीजिएगा तो आपको आउटपुट कुछ नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है कि मेथड को कॉल नहीं किया है। मेथड को कॉल करने के लिए मेथड नेम और फॉर्मल आर्गुमेंट्स आपको लगाना होगा। कहां पे? मेन मेथड के अंदर। चलिए यहां पर लिखते हैं मेथड का नेम, उसका फॉर्मल आर्गुमेंट्स कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देने की जरूरत है, हम इसे कॉल कर सकते हैं। अब चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। आगे हमारा आउटपुट एडिशन। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जितना बार आप चाहिएगा उतना बार आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जितना बार आप चाहिएगा उतना बार इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्लियर? और उतना बार आपका मेथड कॉल होगा। अब देखिए ये तो मेथड हमने बनाया, नॉर्मली एक एडिशन प्रिंट करना एडिशन एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते थे। अब चलिए ऐसा करते हैं कि एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि ऐड को कॉल करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिले। कैसे? तो इसके अंदर 2 इंटीजर ले लेते हैं, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, इंट c इक्वल टू 30, यानी a प्लस b। अब यहां पर एडिशन स्पेस और यहां पर कॉनकैटिनेट कर देते हैं c। हमें यहां पर c प्रिंट करना। अब जैसे इस ऐड को कॉल कीजिएगा ये ऐड मेथड कॉल होगा और हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। सबसे पहले a को इनिशियलाइज करेगा, फिर b को इनिशियलाइज करेगा, फिर c इक्वल टू a प्लस b, दोनों को ऐड करके इनिशियलाइज कर देगा और लास्ट में हम c को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे यहाँ पर ऐड को कॉल किया। अब देखिए एक बार ऐड को कॉल कर रहे हैं, एक बार हमारा एडिशन 30 आ गया। 2 बार अगर ऐड को कॉल कर रहे हैं
2 बार एडिशन आ गया और इसको जितना बार आप कॉल कीजिएगा उतना बार आपका आउटपुट आ सकता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये हमारा क्या है, नो पैरामीटराइज मेथड। नो पैरामीटराइज मेथड मतलब हमने इसमें कोई पैरामीटर्स पास नहीं किया है, यानी पैरामीटर्स मतलब यहां पर कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किया है। लेकिन देखिए इस प्रोग्राम में फायदा तो ये है कि चलिए एक प्रोग्राम को आप 1000 बार कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फायदा एक और चीज ये है कि आपका मेमोरी ब्लॉक एक ही जगह बन रहा है, आप उसको बार बार कॉल कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप पर ही देख लीजिए, जो मूवी या वीडियो या कुछ ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरी जगह, या यूट्यूब पर ही देख लीजिए, यूट्यूब पर आप भी कोई वीडियो देख रहे हैं, हम भी वो सेम वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उसका मेमोरी कहाँ होता है, मेमोरी कहीं एक ही जगह बना होता है, हजारों जगह मेमोरी नहीं बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हो रहा है कि मेथड का मतलब क्या होता है कि एक जगह ब्लॉक ऑफ मेमोरी बन रहा है और उसको बार बार यूज करें। तो फायदा तो हमारे पास है, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि इससे रीयूजेबिलिटी होता है, एक बार बनाइए 1000 बार यूज कीजिए। क्लियर? लेकिन एक नुकसान भी है कि बार बार हमें सेम ही वैल्यू मिल रहा है प्रोग्राम रन करने पे। अगर ऐसा होता कि हमें हर बार अलग अलग वैल्यू मिलता तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटराइज मेथड का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा नो पैरामीटराइज मेथड है। अब चलिए पैरामीटराइज मेथड कैसे बनाते हैं। तो पैरामीटराइज मेथड बिल्कुल सेम ही होगा जैसे ये बना हुआ है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, इंट ए और बी जो हमने इस ब्लॉक के अंदर लिया है उसको लेते हैं पैरामीटर्स के पास, इंट ए कॉमा इंट पी। अब देखिए अब लेकिन आप मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेथड को कॉल करने के लिए मेथड नेम प्लस फॉर्मल आर्गुमेंट्स दोनों चाहिए। पहले वाले में फॉर्मल आर्गुमेंट्स नहीं था, लेकिन पैरामीटराइज में फॉर्मल आर्गुमेंट्स होता है। फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होगा, तो 2 इंटीजर आपको पास करना होगा, ऐड नेम 2 इंटीजर्स। चलिए यहाँ पर 2 इंटीजर्स पास करते हैं, A10, 20। 2 इंटीजर्स हमने पास कर दिया। अब कौन सा कॉल होगा, ये ऐड मेथड इसको कॉल करेगा और अंदर जाएगा, दोनों को ऐड करेगा और आउटपुट हमें C दे देगा। आ गया 30। अब चलिए दोबारा इसको कॉल करते हैं, इसको कर देते हैं 100, इसको कर देते हैं 200। अब देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, 300। फिर से इसको कॉपी करते हैं, 20, 30, 50, 60। अब दोनों को रन करेंगे तो कितना आउटपुट आ जाएगा हमारा, देखिए हर बार अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो ये क्या होता है, पैरामीटराइज हमारा मेथड होता है। आप पैरामीटर्स पास कीजिए और आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर? तो हमने देख लिया नो पैरामीटराइज और पैरामीटराइज। अब देखिए इसमें रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया है कि इंट सी, एक सी नाम का कंटेनर लिए हो दोनों को जोड़ने के लिए। अब देखिए सी नाम का जो कंटेनर हमने लिया है, अगर ऐसा कुछ होता कि इसी में एक और कंटेनर हमें मिल जाता, तो देखिए जो आपको यहाँ पर ऐड नाम का मेथड दिख रहा है ना, इसको हम लोग वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम पूछे कि एज नाम का एक वेरिएबल है, इस एज में आप क्या स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग या कैरेक्टर? क्या इंटीजर कर सकते हैं? ठीक है, क्या इंटीजर कर सकते हैं? ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है। इस वेरिएबल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसमें क्या स्टोर किया जा सकता है? कुछ भी। पहले हमें डिक्लेयर करना होगा। अगर आपने डिक्लेयर किया है कि हाँ इसमें इंट स्टोर करना है तो इंट कर सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग स्टोर करना है तो स्ट्रिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें यहां पर पहले लिखना होगा स्ट्रिंग एज इक्वल टू 10। क्लियर? तो क्या होगा, सॉरी 10 नहीं, यहां पे डबल कोट्स में स्ट्रिंग कर दिए तो ये स्टोर हो गया। अगर मान के चलिए यहां इंट कर देते हैं तो यहां पर 1 2 3 स्टोर कर सकते थे, राइट? कर सकते हैं ना। तो यहां पर देखिए वेरिएबल है हमारा, इस वेरिएबल में आप जो डेटा टाइप दीजिएगा, अगर डेटा टाइप नहीं है कोई तो क्या कुछ स्टोर कर सकते हैं? नहीं। तो बस आप यही समझिए, ये इसको आप कुछ देर के लिए वेरिएबल मान लीजिए, ऐड नाम का वेरिएबल है। इस ऐड में आपसे पूछा जाए कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो क्या करना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वॉइड है। वॉइड का मतलब खाली, तो वॉइड का मतलब खाली, यहां कुछ नहीं है तो क्या कुछ स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे इंटीजर दे देते हैं तो आप इस ऐड नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं। कौन सा डेटा? इंटीजर टाइप का डेटा। क्लियर? इसको हम थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं, यानी कि कमेंट। अब यहां पर हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें हमारे पास स्टोर करने के लिए एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या यहां पर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर
यूज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक रिटर्न कीवर्ड आता है जो हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं, रिटर्न। अब उसमें क्या स्टोर करना है, इंटीजर। उसमें हम लोग कुछ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इंटीजर स्टोर कर लेते हैं, 100 हमने स्टोर कर दिया। अब एक और बात, इस प्रोग्राम को आप रन कर कीजिएगा तो आउटपुट जो पहले से आ रहा था, आउटपुट सेम टू सेम वही आने वाला है, 30, 300, 50, 100। क्यों? क्योंकि आपने मेथड को कॉल किया, पहले मेथड को। अब एक एक से समझने का कोशिश करते हैं। हमने इस ऐड मेथड को कॉल किया, ऐड में गए और यहां पर 10 इस ए को मिल गया, 20 इस बी को मिल गया, और ऐड नाम तो सेम है ही। अंदर गए, 10 20 दोनों ऐड कर किए, इसमें 30 स्टोर हो गया और यहां पर 30 हमने प्रिंट कर दिया। क्लियर? और प्रिंट करने के बाद सबसे लास्ट में रिटर्न ने क्या किया, 100 रिटर्न कर दिया। किसको? इस ऐड को। ऐड के पास 100 है, लेकिन ऐड क्या है, वेरिएबल हो गया ना अभी। और वेरिएबल को हम कैसे कॉल करते हैं, इस एज को अगर कॉल करना होता है कैसे कॉल कीजिएगा आप, system.out.println, यानी कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ। तो क्या आपने यहां पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है? नहीं, आप तो मेथड को कॉल कर रहे हैं, मेथड आपको आउटपुट दे रहा है। अब अगर आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ इसको कॉल करते हैं, चलिए एक बार रन कर देते हैं डायरेक्टली। अब एक बार इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ रन करते हैं। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने मेथड को कॉल किया, मेथड गया 10 20, नीचे गए 10 20 30 हो गया, 30 आ गया, और फिर नीचे आए 100 रिटर्न किया, लास्ट में प्रिंट करवा दिया। तो हमें सबसे पहले तो एडिशन 30 मिल गया और फिर लास्ट में 100 मिल गया। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने 100 क्यों रिटर्न कराया, क्या जरूरत है रिटर्न कराने का। तो चलिए प्रोग्राम को हम थोड़ा शॉर्ट बनाने का कोशिश करते हैं। जो हमने यहाँ पर इंट c = a + b लिखा था, उसको ऐसा कर सकते हैं कि उसको उठा के डायरेक्टली यहीं पर लिख सकते हैं, a + b। हमारा एक वेरिएबल बच गया। क्लियर? आउटपुट सेम आ गया। आउटपुट क्या सेम ही आया ना? नहीं, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे तो हमारा आउटपुट आ गया सेम। क्लियर? अब देखिए, अब आपका अभी भी ये स्टेटमेंट होगा कि सर ये रिटर्न लिखने का जरूरत क्या था। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया, और रिटर्न जो 100 कर रहे हैं उसके जगह पे a + b डायरेक्टली कर देते हैं। अब देखिए, अब प्रोग्राम रन करके देखिए, आउटपुट हमारा 30 आ गया, यानी कि इसका जो आउटपुट है डायरेक्टली हमें 30 मिल गया, और कोई भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट, कोई भी कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। इससे क्या हुआ, हमारा कोड कम लाइन में हो गया। तो रिटर्न से ये फायदा होता है कि आप अपने मेथड को एज ए वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? और रिटर्न क्या करता है कि लास्ट में वैल्यू को रिटर्न करेगा और आपको वहां भेज देगा जहां से आपने मेथड को कॉल किया था। क्लियर? समझ गए? तो सबसे पहले हमारा क्या था, नो पैरामीटराइज, ये हो गया पैरामीटराइज, और इसी पैरामीटराइज में हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया a और b वैल्यू। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया मेथड हमारा। यहां पर हम लोग 2 वैल्यू देते हैं, 2 वैल्यू हमारा आउटपुट मिल जाएगा। अब एक और मेथड बना लेते हैं यहां पे। मेथड का सर डेफिनेशन देना मेन से पहले जरूरी है क्या? मेन से पहले ही डिफाइन करना जरूरी है सर? नहीं, मेन से पहले कोई जरूरत नहीं है। एक और बात, नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, देखिए बताते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारा मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर हम चल के पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब बनाते हैं, सबस्ट्रैक्ट। ये हमने बना दिया। इसमें 2 वैल्यू भी ले लेते हैं, इंट a, इंट b। हो गया। यहां पर एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि आप एक मेन मेथड के अंदर दूसरा मेथड नहीं बना सकते हैं। मेन ही नहीं, दुनिया के किसी भी मेथड के अंदर दूसरा मेथड बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमें एरर मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उठा करके मेन मेथड से बाहर रख देते हैं, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। क्योंकि जब आप कॉल कीजिएगा ढूंढते हुए जाएगा, उठा के लेके आएगा जहां से लेके आना होगा। अब यहां पर डायरेक्टली कर देते हैं रिटर्न a + b। अभी रिटर्न हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, अब देखिए रिटर्न करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो हमें इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए इंटीजर हम लोग ले लेते हैं। अब अगर मान के चलिए कि आप कैसे कॉल करेंगे, कॉल तो हमेशा मेन मेथड के अंदर सही होगा। तो मेन मेथड के अंदर लिखते हैं sub 10 - 2। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, माइनस प्लस कर दिए ना, माइनस। तो यहां पे रन करेंगे तो देखिए आ गया हमारा। तो उसी प्रकार से आप अलग अलग मेथड्स बना सकते हैं।
लेकिन देखिए अगर मान के चले कि हमें ऐसा कैलकुलेटर बनाना है कि हमें 4 नंबर को जोड़ना है, कभी 2 नंबर को जोड़ना है, कभी 3 नंबर को जोड़ना है, तो वो कैसे जोड़ पाएंगे? तो उसके लिए इस मेथड को फिलहाल के लिए हम रिमूव कर लेते हैं। ये तो समझ गए कि अलग अलग 5-6 मेथड बना सकते हैं। अब देखिए ये ऐड नाम का मेथड है। एक और हम मेथड बनाते हैं यहाँ पे 2 डिजिट जोड़ने का, फिर एक बनाते हैं 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे। तो इसका नाम रख देते हैं और इसमें दो वैल्यू नहीं 3 वैल्यू डालते हैं, इंट सी। और इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, इंट डी, इंट सी कॉमा इंट डी। हो गया। अब देखिए जैसे मान के चलिए, रुके रुके यहाँ पर 4 यहाँ पे था ना, ई कॉमा इंट सी कॉमा इंट डी। अब देखिए ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब चलिए ऐसा करते हैं, सबका नाम देखिए, किसी का नाम ऐड है, किसी का नाम 1 2 3, किसी का 3 2 1 ऐसे करके है। अब चलिए हमें क्या करना है कि सब में रिटर्न हमने करा दिया है। अब सबसेट को कॉल कर नहीं सकते हैं, सबसेट को डिलीट। यहाँ पर 2 नंबर को ऐड करना है, हमने 2 नंबर भेजा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। इसका नाम ऐड था। अब 3 नंबर को हमें यहाँ सेंड करना है, 3 नंबर को। 3 नंबर वाले का नाम, मेथड का नाम क्या था याद है आपको? ऐड 3 2 1 करके कुछ 3 4 ऐसे कुछ था, तो याद नहीं है आपको, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए 3 4 5 करके देख लेते हैं। 3 4 5, हाँ सही है, चलिए वेरी गुड। 3 नंबर हमारा ऐड होके मिल जाएगा। अब 4 डिजिट वाले को, क्या ये नाम याद है आपको 4 डिजिट वाले का नाम? नहीं, हमें भी याद नहीं है। तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि सबका नाम अगर अलग अलग लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में कॉल करते टाइम। तो क्यों ना ऐसा करें कि सभी का नाम सेम ले ले। क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मेथड का नाम जैसे मान के चलिए कि किसी का नाम अगर आकाश है और किसी का नाम आकाश सिंह है, किसी का नाम आकाश कुमार सिंह है, तीनों अलग अलग कहलाएगा, हाँ कि नहीं? मतलब नाम सेम है, टाइटल अलग अलग है। तो यहां पर ऐड 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 ऐड, नेम सेम है बट फॉर्मल आर्गुमेंट डिफरेंट है। अगर ऐड कॉल करके 2 दीजिएगा फॉर्मल आर्गुमेंट्स तो ये वाला मेथड कॉल होगा। ऐड लिख करके 3 फॉर्मल आर्गुमेंट्स दीजिएगा ये कॉल होगा। ऐड लिख के 4 फॉर्मल आर्गुमेंट्स दीजिएगा ये कॉल होगा। ऐड लिख के 5 फॉर्मल आर्गुमेंट्स दीजिएगा ये वाला कॉल होगा। क्लियर? तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आप ऐड लिखिए, 3 डिजिट दीजिए, 4 दीजिए या 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? तो इन ए सिंगल क्लास इफ वी हैव मोर देन वन मेथड, in a single class if we have more than one method with same name but different in formal arguments. In a single class if we have more than one method with same name but different in formal arguments is known as method overloading. और यहां पे क्या होता है, जैसे देखिए अगर आपसे कहा जाए कि मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल, जैसे कि इसमें क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपका जो साइज है यानी कि वेरिएबल का साइज वो अलग अलग होना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। अब वेरिएबल का साइज अगर सेम भी है तो डेटा टाइप अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि एक और हमें वेरिएबल लेना है, हमें एक और वेरिएबल लेना है, जैसे यही सेम टू सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमें एक और वेरिएबल लेना है लेकिन दोनों नेम तो सेम है, फॉर्मल आर्गुमेंट भी सेम है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको फ्लॉट कर लेते हैं और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, फ्लॉट करना होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट और फ्लॉट को दोनों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद इंट में भेज रहे हैं तो कहाँ से चेंज होगा? क्लियर? अब फ्लॉट हो गया। तो यानी कि यहां पर मेथड नेम सेम है और दोनों का साइज सेम है, बट हाँ स्वैप कर दिया, यानी कि डिफरेंट इन फॉर्मल आर्गुमेंट्स। फॉर्मल आर्गुमेंट्स अलग अलग कर दिया हमने और
सीक्वेंस डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो साइज डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे सीक्वेंस डिफरेंस है कि नहीं, अलग अलग कर दिए हैं। ये भी कर सकते हैं, यहाँ फ्लॉट होता है, यहाँ इंटीजर, तो यहाँ इंटीजर, यहाँ फ्लॉट उल्टा कर सकते हैं, लेकिन सेम नहीं हो सकता है बस। क्लियर क्लियर। अब इसको कॉल करने के लिए भी सेम उतना ही आपको सेम टू सेम इनपुट देना होगा। जैसे 10 और 20 हमने दिया है, ये ऐड कॉल होगा इंटीजर इंटीजर, लेकिन यहां पर 10 20 डॉट एफ अगर डॉट जीरो लगा देते हैं, ठीक है, फ्लॉट, अब कौन सा कॉल होगा, फ्लॉट वाला कॉल होगा। समझ गए। तो जो इनपुट दीजिएगा उस हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।